नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जनरल बीएससी थर्ड ईयर की जो क्वांटम फिजिक्स है उसकी तीसरी यूनिट का लास्ट पार्ट आज हम अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपके 3 यूनिट स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल नोट्स के साथ कंप्लीट हो जाएंगी और सारी की सारी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको प्रोवाइड हैं। इसके बाद 4th यूनिट के लेक्चर भी मैं पहले से डाल रखे मैंने, और उसके जो शुरू के 2 टॉपिक्स हैं उनको अपलोड करने के बाद तुरंत ही हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रकार से हम क्वांटम फिजिक्स में सिर्फ 1 यूनिट हमारी बाकी रहेगी, तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर आपका उपलब्ध है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जो कंप्लीट नोट्स के साथ टॉपिक टू टॉपिक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हो। तो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर हम पारगमन गुणांक, परावर्तन गुणांक, एक अनुनादी प्रकीर्णन और एक रामस और टाउनसेंड प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आज का पार्ट जो। तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा टॉपिक था वो था वर्ग विभव कूप, और इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और उस पार्ट के अंदर हमने b/a, c/a ये मान हमने ज्ञात किए थे, और उनके आधार पर आज हम ये अपने पारगमन गुणांक वगैरह ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पारगमन गुणांक T कैसे होता है, इसका मान कैसे निकलेगा। देखो, पारगमन गुणांक को इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसके लिए हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जो इससे पहले टॉपिक था हमारा आयताकार विभव प्राचीर, ठीक है, उसके अंदर हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, कंडीशन चेंज हुई है, बाकी सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करना है, कैसे सोल्व करना है, वो सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पर c/a क्या होता है? c होता है यहाँ पर जो आपकी पारगमित तरंग है उसका आयाम, और a होता है यहाँ पर आपतित तरंग का आयाम। और इन दोनों का जो अनुपात है, यहाँ पे प्रायिकता भी बोलते हैं कि परावर्तित तरंग की प्रायिकता बटे आपतित तरंग की प्रायिकता का जो अनुपात है उसको हम क्या लिखेंगे? पारगमन गुणांक से लिखेंगे। और c/a हम पिछली वीडियो में, यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको वीडियो कंप्लीट की थी कि c/a का मान आता है ये हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर करके प्रायिकता लेके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था बिल्कुल वैसा ही है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन है वो अच्छे तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाया था। पेपर में आपको ये डायरेक्ट लिखनी पड़ेंगी क्योंकि इनका सॉल्यूशन है काफ़ी लेंथी होता है, पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद, c/a की वैल्यू रखने के बाद t का मान आता है 4k² k' अपॉन k² माइनस k' साइन स्क्वायर k' प्लस 4k² k'। इस तरीके से मान आएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पिछले टॉपिक में इसको सोल्व किया गया है, आप इसको उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जैसा कि पीछे किया था, और आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो में कैसे सोल्व किया हुआ है। k और k' के मान क्या थे ये भी आप जानते हैं। k का मान था 2me/h², ये था k² के बराबर, और k' के बराबर हमने लिया था 2me प्लस v0/h²। ये आप इससे पहले वाले पार्ट में देख सकते हैं। तो जब यहाँ से आप देखें, यहाँ से देखें, इसको अगर आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से नीचे वाले पद से, तो ये ऊपर वाला खत्म हो जाएगा और फिर ये आसान हो जाएगा। इसके बाद k और k' की वैल्यू रख के आप इसको सोल्व करेंगे तो t का मान आएगा 1 प्लस v0² साइन स्क्वायर k' अपॉन 4e प्लस v0, और ऊपर माइनस की 1, क्योंकि ये 1 के अपॉन में आएगा, ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1 चली जाएगी। ये हम पीछे भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर परावर्तन गुणांक को वैसे ही ज्ञात करेंगे, और परावर्तन गुणांक तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर, यानी जो आयताकार विभव प्राचीर का लास्ट पार्ट था उसके अंदर डिटेल से आपको एक एक पॉइंट इसका सोल्व करके दिखाया था। बिल्कुल उसी टाइप से आपको सोल्व करना है। तो b/a जो हमने मान निकाला था उसका आपको स्क्वायर करके यहाँ पे रखना है प्रायिकता के पदों में। तो यहाँ पर r का मान जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, r बराबर k² माइनस k' की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k' अपॉन k² माइनस k' की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k' प्लस 4k² k'। जो आयताकार विभव प्राचीर वाला टॉपिक था इससे पहले वाला, उसके अंदर हाइपरबोलिक आ रहा था और k' की जगह हमने अल्फा माना था। बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि टॉपिक अलग है, ये विभव कूप है।
आर बराबर यहाँ पे जब इसको भी आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इस टाइप से। इसमें एक चीज नोट आप रखें कि जो टी का मान होता है उसमें 4e प्लस वी नोट है वो नीचे आएगा और यहाँ पर देखें आप इसमें ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आर और टी के मान हमारे पास आ गए हैं। अब इस टॉपिक का रिजल्ट क्या मिला, इस विभव कूप का हमें क्या मतलब मिला, यानी टी का मान कितना आएगा, आर का मान कितना आएगा। यहां पर आपको याद हो तो हमने कण की ऊर्जा को E ग्रेटर देन 0 लिया था, जबकि आयताकार विभव प्राचीर में हम दो कंडीशन मानते हैं, E ग्रेटर देन 0, E लेस देन 0, और उससे पीछे की टॉपिक में भी हमने ऐसा ही माना था। लेकिन विभव कूप में E ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा है वो धनात्मक है, वो न तो 0 है और माइनस तो हो नहीं सकती। और विभव कूप में जो विभव होता है वो माइनस के वी नोट होता है, क्योंकि ये कूप है तो नीचे की तरफ था, इस तरीके से था, तो यहाँ पे हमारा विभव वी नोट के बराबर था। लेकिन आपको पता है यहाँ पर फिर भी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा के अंदर तो यहाँ पे E ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसलिए कण के परावर्तन की संभावना इसमें होगी, यानी परावर्तन होगा यहाँ पर। और अगर थोड़ा बहुत भी परावर्तन होता है तो उस कंडीशन में टी का मान 1 से कम ही आएगा, बराबर नहीं आ सकता 1 के, क्योंकि टी का मान 1 तब आता है जब आर का मान क्या हो, 0 हो, परावर्तन बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन इस कंडीशन में इसकी ऊर्जा धनात्मक होने की वजह से टकराने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं उस विभव क्षेत्र में, इस वजह से परावर्तन कुछ न कुछ जरूर होगा। और अगर ऐसा होगा तो आर का कुछ न कुछ मान आपको मिलेगा, भले ही वो कितना ही हो। और अगर आर का मान मिलता है तो टी का मान 1 नहीं हो सकता है, टी का मान 1 से कम प्राप्त होगा, और टी को पारगमन गुणांक बोलते हैं आप। तो ये इसका रिजल्ट है। अब इसी के आधार पर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अनुनादी प्रकीर्णन, रेजोनेंट स्कैटरिंग जिसे बोलते हैं, और एक आता है रामासोर टाउनसेंड इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस टॉपिक में। यहाँ पर आपको 1.5 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन इनसे मिल सकता है कि भाई अनुनादी प्रकीर्णन क्या है, कब होता है, क्या कंडीशन होंगी। तो यहाँ पर मैं 2 केस आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से कैसे इसको समझा जाए। कि जब k डैश a का मान, देखिए साइन के आगे k डैश फॉर्मूले में हर जगह आ रहा है, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, r के फॉर्मूले में भी है और t के फॉर्मूले के अंदर भी k डैश a है, यानी साइन है वो k डैश a के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू यहाँ पर देगा। तो जब k डैश a का मान 2n+1 π/2 होता है, इस तरीके की कंडीशन बनती है, तो आपको साइन k डैश a का मान +-1 प्राप्त होगा, +-1 प्राप्त होगा, यानी 0 प्राप्त नहीं होगा, 1 भी होगा और -1 भी प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो r है वो मैक्सिमम आएगा और t है वो मिनिमम आएगा। ये कैसे आएगा, ये आप इसमें रख के देख सकते हैं, जो r का फॉर्मूला है और t का फॉर्मूला है, इसमें इनके मान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये मैक्सिमम और मिनिमम आता है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि ये साइन k डैश a बराबर +-1 आया कैसे आया ये, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखें। लेकिन साइन k डैश a बराबर +-1 कैसे आया, यदि आप n का मान 0 लेते हैं, कितना लेते हैं 0, तो यहां पर क्या बचेगा π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि k डैश a का मान यहाँ पे π/2 आएगा, तो साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। लेकिन यदि आप n की जगह रखते हैं 1, तो k डैश a बराबर क्या आएगा, देखें यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 यानी 3π/2 यानी 270 डिग्री, और इसका मान होता है -1, साइन 3π/2 का मान होता है -1। तो इस तरीके से +1 -1 आएगा, आगे और वैल्यू रखते जाएंगे तो और भी वैल्यू आती रहेंगी। अब ये तो कंडीशन थी r मैक्सिमम और t मिनिमम के लिए, लेकिन दूसरी कंडीशन जो आती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब k डैश a n पाई के बराबर होता है, n पाई, पहले वाला क्या था 2n+1 π/2, जैसे विनाशी और संपोषी की हम कंडीशन लगाते हैं व्यतिकरण वगैरह में, बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है। तो k डैश a बराबर n पाई होता है, तो साइन k डैश a का मान आएगा 0, क्योंकि n का मान आप कितना भी रखो, 0 रखेंगे तो 0 होगा, 1 रखेंगे तो पाई होगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई होगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई होगा, ऐसे रखते जाओ तो साइन का मान आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, साइन 0 वैल्यू देगा।
तो इस कंडीशन में आर मिनिमम है वो 0 होगा और टी जो है वो अधिकतम होता है 1 होता है, और यही कंडीशन अनुनादी कंडीशन है जिसे अनुनादी प्रकीर्णन बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि ये आर मिनिमम बराबर 0 कैसे होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखें पीछे वाले टॉपिक के अंदर, यहाँ देखें आप पीछे वाले पॉइंट में कि जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एन पाई जो हमने लिखा है साइन के डैश ए बराबर एन पाई, और यहाँ पर जो के डैश ए का मान जब मैं 0 रखूंगा तो साइन 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 होगा तो ये ऊपर जो भी टर्म है इसके अपोन में जब 0 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना होगा, ये हो जाएगा आपका पूरा इन्फिनिटी, ठीक है। और 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ऊपर क्या है माइनस की 1 है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और r होगा मिनिमम। लेकिन जब आप t की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें इसमें साइन ऊपर है, तो ऊपर है तो ये ऊपर वाला 0 होगा, तो 1 प्लस 0 यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर है -1 यानी 1/1 तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में r का मान 0 आएगा, t का मान 1 आएगा, और यही आपकी अनुनाद की कंडीशन है। अब ये जो अनुनादी कंडीशन है इसको थोड़ा विस्तार से हम और पढ़ते हैं। यहाँ देखें आप, जब हम E/V0 की वैल्यू लेके चलते हैं और उसका पारगमन गुणांक t के साथ ग्राफ बनाते हैं, तो हमें इस अनुनादी कंडीशन में E/V0 के कुछ विशेष मानों पर इस तरीके से उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ये उच्चिष्ट प्राप्त हैं वो इस पारगमन गुणांक के 1 होने की प्रायिकता को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये ग्राफ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो t के डैश a बराबर n पाई पर प्राप्त उच्चिष्ट वो अनुनाद को दिखा रहे हैं। अनुनाद का मतलब क्या है, t बराबर 1 होना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं t बराबर 1 पे सारे ग्राफ आ रहे हैं, यानी t बराबर 1 को यहाँ पे टच कर रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं है, वो E/V0 के कुछ स्पेशल मान के ऊपर ही टच कर रहे हैं, इस तरीके से हैं। तो जब x बराबर 0 से परावर्तित तरंग और x बराबर a से बार बार परावर्तित तरंगों के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है, तो उस कंडीशन में r का मान 0 होता है, परावर्तन उसमें बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और पारगमन होगा, तरंग का 100% पारगमन होगा, और वही कंडीशन आपकी अनुनादी प्रकीर्णन कहलाती है। इसी को अनुनादी प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है कि अनुनादी कंडीशन में k डैश a बराबर n पाई होता है, r 0 होता है, t अधिकतम होगा, और ये ग्राफ बना के आप बता सकते हैं कि इसमें किस तरीके से अनुनादी प्रकीर्णन होगा। अब इसी अनुनादी प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से कुछ प्रैक्टिकल करके बताया था रामासोर टाउनसेंड नाम के साइंटिस्ट ने, तो उनके आधार पर उसका नाम रखा गया रामासोर टाउनसेंड प्रभाव, रामासोर टाउनसेंड इफेक्ट। उन्होंने क्या किया, रामासोर टाउनसेंड ने अनुनादित पारगमन को, ये जो अभी t बराबर 1 आया था, इसको निष्क्रिय गैसें जैसे नियोन, आर्गन के परमाणुओं से अल्प ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन में देखा था। यानी उन्होंने निष्क्रिय गैसों के साथ जब परमाणु उनके लेते हैं अपने निष्क्रिय गैसों के, उनके साथ अल्प ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का जब प्रकीर्णन करवाया जाता है, उनसे टकराया जाता है, तब इस प्रकार के प्रभाव को उन्होंने वहां पर देखा, अनुनादी कंडीशन वहां पे उन्होंने देखी। इसी कारण से RTE यानी रामासोर टाउनसेंड इफेक्ट कहते हैं। तो इतना आपको डेफिनेशन में लिखना है, इसको डिटेल से बताना है कि इसमें ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पे है विशेष कि इन गैसों के परमाणुओं में, ये जो अक्रिय गैसें हैं, इनके परमाणुओं में पोटेंशियल एनर्जी 1 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई के वर्ग विभव कूप के बराबर होती है। यानी जो हमने विभव कूप अपना टॉपिक ले रखा है, उसकी जो चौड़ाई है, हमने अपने चित्र में तो a मानी थी, लेकिन इन परमाणुओं के अंदर वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो यहाँ पर कूप की गहराई और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि कूप यानी जो विभव कूप है वो इलेक्ट्रॉनों का अनुनादी प्रकीर्णन कर देता है। मतलब इस तरीके से प्रकीर्णन करता है कि परावर्तन 0 होता है, पारगमन अधिकतम होता है। इसे ही रामासोर टाउनसेंड इफेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और इसी के साथ हमारी क्वांटम फिजिक्स की 3rd यूनिट बिल्कुल प्योर रूप से कंप्लीट हो जाती है नोट्स के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 4th यूनिट के जो 2 टॉपिक बचे हुए उनकी, और उसके बाद बाकी आगे के वीडियो मैंने अपलोड पहले ही कर रखे हैं, तो प्ले लिस्ट में वो ऐड कर दूंगा और आपकी 4 नंबर यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।